हेलो दोस्तों, आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। और दूसरी चीज, आप सभी के बीच में एपीएस भर्ती आ गई, जिसका था मुझे इंतजार, वो घड़ी आ ही गई आज ना। आप सभी लोग इंतजार करते हैं ना कि काश ये भर्ती आ जाए, काश वो भर्ती आ जाए, फिर मैं फॉर्म डालूं, लेकिन ओटीआर मैं ना भरा हूं ना। अगर ओटीआर नहीं भरा है तो चुपचाप जाकर भरा लो आप सभी लोग। और क्योंकि ये आपके 19 सितंबर से इसका फॉर्म भरा जाएगा और 19 अक्टूबर तक, कब तक? 19 अक्टूबर तक, ठीक है ना। तो 19 सितंबर से फॉर्म भराया जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ओटीआर जरूर भरा लें। आगे आने वाली है आपके बीच में बहुत ही जल्द आरओ। बिना आरओ का तो फॉर्म ही आप फिलअप नहीं कर सकते हैं बिना ओटीआर के। ये बहुत बड़ी जानकारी आपके बीच में मैं रख रही हूं और इसे आप लोग सभी लोग अपने ऊपर फॉलो करके रखिएगा। दूसरी चीज, थैंक यू क्यों बोला मैंने कि आप सभी लोग बड़ा लाड प्यार दुलार दे रहे हैं भाई वीडियो पर, तो ऐसे ही लाड प्यार दुलार बनाए रखिएगा और हम आपको इसी तरह से पढ़ाते रहेंगे ना। आप सभी लोग वीडियो को इतना शेयर कर रहे हैं, मजा आ रहा है ना, पढ़ाने में भी और देखने में भी अच्छा लगता है कि आप सभी लोग इन सारी चीजों को उन बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जो बच्चे इससे थोड़ा सा दूर हैं, ठीक है ना। मेरा मात्र और मात्र एक ही उद्देश्य है कि मैं आपको अगर फ्री में शिक्षा दे रही हूं तो उसकी आप वैल्यू समझें। फ्री की कोई वैल्यू होती नहीं है, बट आप वैल्यू समझेंगे तो आप बहुत आगे तक बढ़ने वाले हैं। इसीलिए टीचर क्या करे बेचारा, फ्री में देता ही नहीं है, उसकी वैल्यू अरे फ्री में पढ़ाता है, फ्री में पढ़ाती है, तो वैल्यू ही नहीं रह जाती है। आप ही लोग वैल्यू कम कर देते हैं ना, इसलिए टीचर फ्री में पढ़ाना ही बंद कर देता है। वरना आप ही एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं, आप सभी लोग ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि एक टीचर को वायरल करा करके ऊपर पहुंचा सकते हैं और एक टीचर को बिना वायरल कराए नीचे ही बनाए रखते हैं, ठीक है ना। तो आप ये कार्य कर सकते हैं। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं अपनी मोटिवेशनल लाइनों के साथ। हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। भाई आ चुकी है, प्यासे के पास चलकर समुंदर आ चुका है। एपीएस भर्ती अपर निजी सचिव की भर्ती आ चुकी है और 300 पोस्टों को बोला गया था, लेकिन 328 पोस्ट आए भाई ना। आप सभी लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट सीख लेनी है फटाफट। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो सीखने का प्रयास करें। देखो, बिना प्रयास के कुछ मिलता नहीं है। अगर आपको, बहुत से बच्चे कहेंगे मैंने कभी सीखी नहीं, मैंने कभी की ही नहीं। अरे आप तो कभी पैदा भी नहीं हुए थे ना, तो पैदा भी तो हुए ना, वो भी तो एक कोशिश ही थी ना। तो बिना कोशिश किए आप ये कह ही नहीं सकते है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यूं ही आपकी जय जयकार नहीं होगी, क्योंकि आपको कर्म करना पड़ेगा। और फल की इच्छा करेंगे तब भी नहीं काम होने वाला है। बिना फल की इच्छा के आप सोचे ये आम लगा है इसको तोड़ लें, तो तोड़ के क्या करेंगे? खा लेंगे। खाने के बाद अब फल तो मिल गया, खा लिए, लेकिन ये वाला फल जो आप कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, इसका फल आप नहीं, स्वयं नहीं तोड़ सकते हैं। ये आपके कर्मों पर डिपेंड करता है आप कैसे कर्म कर रहे हैं। आप पॉजिटिविटी दे रहे हैं या निगेटिविटी दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन होती है। अगर आप पॉजिटिविटी दे रहे हैं तो आप जितना कर्म किए हैं उससे 10 गुना ऊपर, 10 गुना करके ऊपर वाला देता है, ठीक है ना। मैं एक कहानी अक्सर सुनाने का प्रयास करती हूँ, आइए फिर से आज सुनाते हैं, ताकि आपका जो ये मोटिवेट कम होता है ना, अरे यार भर्ती नहीं आ रही, 2 साल से मैं बैठा हूं, लो 10 साल का पड़ा सूखा आज समाप्त कर दिया गया है एपीएस के द्वारा, ठीक है ना। एपीएस की भर्ती बहुत दिन बाद आई है। और जैसे कि मैं कह रही हूं कि आप सभी के बीच में बीईओ की भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। मेरी बात पर यकीन कर लीजिएगा। आइए एक बात सुनाते हैं आप सभी लोगों को। थोड़ी सी कहानी है, मतलब छोटी सी कहानी, थोड़ी सी सोच लो उसको कि आपको 2 मिनट लगने वाले हैं, है ना। एक बार एक गांव में एक दर्जी रहता था और वहां के एक राजा रहते थे। और किसी भ्रमण पर राजा निकले और अचानक उनकी शर्ट की बटन टूट गई। अचानक उनकी क्या हुई? शर्ट की बटन टूट गई। जैसे कार्य कर रहे हैं, इधर उधर बता रहे हैं, तो अचानक कभी कभी होता ना कि थोड़ी सी टूटी थी, लेकिन ये होता है काम चल जाएगा। तो राजा भी ऐसे सोचे होंगे। ऐसा नहीं, बड़े लोग ऐसा नहीं, सब सोचते हैं ना। सोच लगभग अलग अलग होती है, लेकिन सोचते वही हैं जो हम लोग भी सोचते हैं ना। तो राजा ने सोचा कि काम चल जाएगा आज, लेकिन बटन टूट गई। वो गए, वहीं निकल रहे थे, तब तक दर्जी दिख गया। तो सब लोगों ने कहा है कि राजा जी,
यहीं पर बटन आप टकवा लीजिएगा, दर्जी बैठा ही है। हाँ बोले सही कह रहे हैं आप। तो दर्जी ने खड़े खड़े, राजा खड़े थे और दर्जी ने सुई धागा ला करके उनकी बटन को टाँक दिया ना। और जब बटन टाँक दिए तो दर्जी से पूछा गया कि कितना रुपया आपका हुआ। दर्जी से पूछा गया कि कितने रुपए आपके हुए। तो दर्जी मन में सोचा कि राजा हैं, अगर मैं इनसे 10 रुपए, 5 रुपए, 5 पैसे, 10 पैसे मांगता हूं, जो भी उतने समय चल रहे हैं, तो ये कितने दे सकते हैं। अरे तो मन चाहे, मैं वो मन में देखो विचार कर रहा है कि मैं इनसे लाओ, एक बार सोचा कि 100 रुपए मांग लू। कितने? 100 रुपए में, ये तो राजा है, कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन धैर्य देखिएगा, अंततः उसने कहा कि अरे नहीं, राजा जी की बटन को मैंने टाका है, मैं राजा जी से पैसा कैसे ले सकता हूं। ये तो हमारे पूरे गांव का अपमान कर रहे हैं, या मेरे पूरे गांव को देख रहे हैं। अब राजा जी भरी महफिल में अब क्या कहेंगे। तो पता है राजा जी ने क्या किया? राजा जी ने एक गांव को उस दर्जी के नाम कर दिया। दर्जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, उसने तो बहुत ज्यादा 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए ही सोच रखा होगा। तो फल कर्म करें, फल की इच्छा न करें। अगर वो 100 रुपए मांग लिया होता तो उतने समय उसे 100 रुपए तो मिल गए होते, लेकिन वो जो एक गांव मिला, जो धन दौलत सम्मान मिलेगा, वो शायद कभी नहीं मिलता उसको। क्योंकि राजा जी की तो बटन को टाँक दिया, बात खत्म, उसके लिए उसको पैसे दे दिए गए। लेकिन कहा गया कि उसने अपना धैर्य रखा कि राजा से मैं क्या ही मांगू, ये तो मेरे गांव के राजा हैं, कई गांव के ये राजा हैं, मैं इनसे क्या ही मांग सकता हूँ। ये तो खुद ही लोगों की मदद करते हैं, खुद ही लोगों के घर जाते हैं। उसने कहा नहीं, मुझे कुछ भी राजा से नहीं चाहिए, हमारे गांव। और उसे एक गांव, सोना चांदी इतना दिया गया कि दर्जी का काम खुदे भूल गया होगा ना बेचारा, कि अब तो नहीं करना है। तो धैर्य रखें, कर्म करें, फल की इच्छा न करें। आपको ऊपर वाला देना चाहेगा ना, भर भरा कितना दे देगा, आप संभाल ही नहीं पाएंगे। आपको फिर संभालने वाली या संभालने वाला रखना पड़ेगा, है ना। फिर आप ढूंढेंगे क्या कि एपीएस में हो जाए मेरा, आरओ में हो जाए मेरा, तभी तो रखने वाला या रखने वाली मिलेगी। उससे पहले तो नहीं मिलने वाली ना, क्योंकि आप नल्ले, वो भी नल्ली, है ना। तो दोनों नल्ला और नल्ली जब मिलेंगे तो कहां से काम बनेगा, ठीक है ना। तो आप अगर देखो, यहाँ पर ये आपको निगेटिविटी बात नहीं है, आपको ये ऊर्जा और आपके ये दिल में आग लगाने वाली बात मैंने की है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको सीरियस लेंगे, इन सारी चीजों को सीरियस लेके अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। अभी आपके पास सितंबर आधा बीत चुका है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपके 120 डेज लगभग है आरओ के लिए। किसके लिए? आरओ के लिए। अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं आरओ में, तो 120 डेज का पैकेज है पूरा, आप बना सकते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में मैंने आप सभी लोगों को, जैसे कि आपका पोर्शन दिख रहा है कि दक्षिण भारत की नदियों के बारे में बात की थी, और ये बातचीत हो भी गई है। बस यहाँ के प्रश्न कुछ कराने हैं, उन प्रश्नों को आज आगे बढ़ाते हैं। कुछ करा दिए तो कुछ बचे थे, है ना। आगे देखते हैं, आइए क्या है आगे प्रश्न। तो आगे देखते हैं, आगे प्रश्न हम लोग आएंगे। और कहाँ तक मैंने कराया था, अगर किसी को मोटा मोटा आइडिया हो तो बता दे, वरना दोबारा वही प्रश्न आपको ही करना पड़ेगा। आइए 30 प्रश्न से लेकर चलते हैं। 30 हो गया था वैसे ना, चलिएगा और देख लेते हैं। बार बार वही चीज क्यों कराए ना। आइए, कहा गया जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वो है। आइए 35 तक आपके क्वेश्चन हो गए थे, 35 नंबर तक आप सभी के क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है ना। पूछा गया था कि कौन सी, तो कावेरी नदी का आंध्र प्रदेश, वहां तक मैंने बात कर ली थी। जो नदी शेष अन्य नदियों से भिन्न है वह है नर्मदा, सिंधु, ताप्ती, महानदी। बताओ भाई, इनमें से कौन सी नदी निम्नलिखित से भिन्न है? जल्दी से बताएं। 36 का, जो नदी अन्य से भिन्न है। कहा गया नर्मदा, सिंधु, ताप्ती नदियों का मुहाना अरब सागर में गिरता है, ठीक है ना। नर्मदा ताप्ती सिंधु का मुहाना अरब सागर में गिरता है, जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में अपने डेल्टा का निर्माण करती है। इस आधार पर महानदी 3 अन्य से भिन्न है। सिंधु नदी का उद्गम भारत के बाहर है, जबकि अन्य नदियों का भारत में ही है। तो आप दोनों ऑप्शन सही मान सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ पर
एथेंटिक जो होगा तो आप डी मारेंगे। और अगर आपको और अंदर तक की बात को जाना है और अंदर तक की बात के लिए जाएंगे तो फिर आप सिंधु भी मार सकते हैं, क्योंकि इसका उद्गम स्तर तिब्बत के मानसरोवर के झील के पास से हुआ है। ठीक है ना, दोनों बातें मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो नर्मदा आपकी एस्चुरी बनाती है, ताप्ती आपकी एस्चुरी बनाती है, मांडवी आपकी एस्चुरी बनाती है, महानदी आपका डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा का निर्माण करती है। क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। तो सही उत्तर आपका क्या निकल करके आया? तो आप कहेंगे सही, बिल्कुल सही उत्तर डी उत्तर निकल करके आया। महानदी आपके छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ियों से निकलती। छत्तीसगढ़ के एक जिला है वहां पर ना, धमतरी, और धमतरी जिले में सिहावा पहाड़ियां वहां से निकलती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? मतलब आपकी कौन भ्रंश घाटी से जाती? तो गोदावरी तो आपकी डेल्टा बनाती, कावेरी भी आपकी डेल्टा बनाती, महानदी भी आपकी डेल्टा बनाती, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, दामोदर नदी, मांडवी नदी, ये सारी नदियां आपकी एस्चुरी बनाती हैं। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में अपना डेल्टा कौन नदी बनाएगी? जल्दी से बनाओ। तो आप कहेंगे उड़ीसा में अपना डेल्टा महानदी बनाती। कौन? महानदी। मैंने आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके भी बता रखा है। ये आपका क्या है? आप कहेंगे गुजरात है, ये आपके तट से लगे हुए राज्य हैं, ये आपका महाराष्ट्र है, याद कर लो इनको। ये आपका गोवा है, ये आपका कर्नाटक है, कर्नाटक है ना, ये आपका केरल है। आ क्यों रहे हैं ये बताते हैं। ये आपका तमिलनाडु है, ये आपका आंध्र प्रदेश है, और ये आपका उड़ीसा है। क्या? उड़ीसा है। और यहां पर आपका देखेंगे वेस्ट बंगाल है। क्या? वेस्ट बंगाल है। तो ये 9 राज्य तो आपके तट सीमा पर स्थित है। कितने? 9 राज्य। दूसरी बात कहा गया कौन सी नदी उड़ीसा, उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। तो कौन सी नदी है? तो आप कहेंगे महानदी। महानदी डेल्टा क्षेत्र को ही उत्कल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्कल क्षेत्र भी कहा जाता है। महानदी से लेकर कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो उत्तरी सरकार कहा गया है। क्या? उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। और कृष्णा नदी से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र को आप क्या कहेंगे? तो कोरोमंडल तट कहते हैं। कोरोमंडल तट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। ठीक है ना, बता दिया मैंने। कहा गया तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? कहा गया बागमती की, घाघरा की, गंडक की, कमला की। अच्छा बताओ, तेल नदी मैंने किसकी सहायक नदी बताया था? जल्दी से बताएं। तेल नदी, तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी मैंने बताया था। महानदी जो उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है, इसमें कई नदियां हैं। जैसे मैंने ईव बताया था, जोक बताया था, हसदेव बताया था, तेल बताया था। महानदी की है। किसकी? तो इनमें से कोई नहीं। तो महानदी की सहायक नदी, सहायक नदियां कौन कौन सी होंगी? तो आप कहेंगे जोक होगी, हसदेव होगी, ईब होगी, और आपकी तेल होगी। इंपॉर्टेंट है, मैंने बता रखा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीजों को आप कवर करके रखें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ऐसी चीजों को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्या करके रखें? कवर करके रखें। ठीक है ना। और फटाफट सेशन को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, अपने दोस्तों मित्रों तक जरूर शेयर करें। बच्चा, आप सभी लोगों से ये छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, और आप इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेट मिलता है। जैसे मैं आप सभी लोगों को मोटिवेट करती हूँ, उसी तरह आप सभी लोग भी हमें मोटिवेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो आप कहेंगे वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसे मोटिवेट करा सकते हैं। ठीक है ना। तो आप सभी लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि भारत की निम्नलिखित नदी के घाटों में किनमें जल का अपवाह नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर करें। जल का अपवाह है, अभाव है। जल का क्या है? अभाव है। कहा गया साबरमती घाट में, कृष्णा घाट में, ताप्ती घाट में, या कावेरी घाट में। जल्दी से बताएं किसमें अभाव होगा। ठीक है ना।
अब अभाव की बात आएगी तो कैसे आप ढूंढेंगे? तो जैसे आप देखेंगे कि साबरमती नदी में अक्सर अभाव या सूखाग्रस्त मिलती है। ताप्ती नदी में बहुत ज्यादा आपके जल नहीं है। क्या है? ताप्ती नदी में जल की कमी रहती अक्सर। तो हमें तो केवल दो ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, एक ये और एक ये। तो एक और दो बिल्कुल। कृष्णा नदी ठीक ठाक रहती है, बहुत नहीं लेकिन ठीक ठाक रहती है। कावेरी नदी भी आपकी ठीक ठाक रहती है, यहाँ पर बांध वगैरह बनाए जाते हैं, यहाँ पर भी बने हैं बांध, लेकिन जितना बांध इन सब में है, लेकिन साबरमती बताएं, साबरमती नदी के तट पर कौन सा शहर है? शहर का नाम जरूर बताएं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। आगे यही ताप्ती घाटी या ताप्ती नदी जो होती है, आप देखेंगे सतपुड़ा की श्रेणी के जस्ट नीचे ये क्या जा रही है? नदी आपकी बह रही है। क्या है ये आपकी नदी? कौन सी नदी है? ताप्ती नदी है। और इधर एक नदी बहती है, ये भी अरब सागर में ही गिरती है, इसे नर्मदा नदी कहते हैं। दोनों नदियां क्या बना रही हैं? भ्रंश घाटी बना रही हैं। भ्रंश घाटी, पतली पतली भ्रंश घाटियों का निर्माण करती हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है? ठीक है, भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम हो रहा है, ठीक है ना। आगे जिनमें एक उत्तर की तरफ ठीक है सोन चली जा रही है, होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, हाँ ठीक है, और तरफ प्रभावित होने वाली दूसरी, कहा गया है बंगाल की खाड़ी की तरफ, अच्छा वो उत्तर की तरफ चली जा रही है, ठीक है, होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रभावित होने वाली, और दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रभावित होती है। तो बताएं कौन सी नदी एक स्थान से निकल रही है? कहा गया अमरकंटक, बद्रीनाथ से, या महाबलेश्वरम से, या नासिक से। एक तो जा रही है आपकी अरब सागर में और एक जा रही है आपकी बंगाल की खाड़ी में। अब बता दो कौन सी नदियां होंगी? बताओ भाई, मैंने बता रखा है आपको और मैंने ये बनाया भी। ये आपकी सोन नदी और ये आपकी नर्मदा नदी। क्या है? नर्मदा नदी है, ठीक है ना। और ये आपकी महानदी, क्या है? महानदी है। तो क्या कहां से निकल रही है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल रही है। इंपॉर्टेंट है, कैसे याद करना है? तो कहा गया अमरकंटक से सोन एवं नर्मदा का उद्गम होता है। सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बिहार में पटना से पूर्व गंगा नदी की सहायक नदी है। किसकी है? गंगा की सहायक नदी है। याद है ना? नहीं याद है? आइए बताते हैं। गंगा आपकी, लो भाई, ये आपकी गंगा निकल रही है कहां से? तो आप कहेंगे गंगा ऐसे तो नहीं निकलती, ये आपके अलकनंदा और इधर से आती है भागीरथी, बनता है देवप्रयाग। देवप्रयाग और देवप्रयाग से आगे जो नदी प्रवेश करती है, भागीरथी वाला ही भाग, इसी को गंगा कहा गया है। क्या कहा? गंगा कहा। इधर से यमुना मिलती है, यमुना की सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन मिलती हैं। इधर से आपके आपके क्या आती है? सोन नदी आती है। सोन कहां पर मिलती है? पटना के पास मिलती है, ठीक है ना, सोन मिलती है। इधर से रामगंगा, गंडक, घाघरा, कोसी, महानंदा आदि। इधर से आप देखेंगे पुनपुन नदी एक मिलती है। कौन सी? पुनपुन। किसालू करके एक नदी मिलती है। ये कई नदियां ऐसी हैं जो गंगा की सहायक नदियां हैं। वही सहायक नदी देखो कहा गया उत्तर की तरफ जाती है, अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, ठीक है ना। और यहाँ से तीन नदियां निकलती है, एक सोन, एक नर्मदा, एक महानदी, ठीक है ना। मैंने पूरी बात आपको समझा दी, बता दी, आप समझ गए होंगे। पटना से पूर्व गंगा नदी में मिलती है, नर्मदा पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है, लेकिन गंगा से मिलने के कारण ये कहाँ आती है? सोन नदी बंगाल की खाड़ी में आती है। एकदम फैक्ट और कॉन्सेप्ट आप फुल्ली तरीके से क्लियर रखो। क्या रखो? क्लियर रखो। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। आइए विचार करते हैं हम लोग मिलकर के। कहा गया केरल में पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियां नहीं है। अच्छा, अब देखो आपका ये आपका केरल, और कहा जा रहा है इसमें पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियां नहीं है। कहा गया मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां नहीं है। अच्छा, अब आपका ये जो एमपी है, एमपी, कहा गया एमपी में पश्चिम की ओर, मतलब इधर की ओर प्रभावित होने वाली नदियां नहीं है। तो नर्मदा तो यहीं से निकल रही है, तो ये तो पश्चिम की ओर आ रही। तो दूसरी बात तो पूरी तरह से गलत हो गई। और क्या पहली बात आपकी सही होगी क्या? जल्दी से बताएं। नहीं,
तो केरल की पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियों में आप कहेंगे पाम्बार, भवानी, कबानी, ये सब पूर्व की ओर ही प्रभावित होती है। मध्य प्रदेश में आपकी नर्मदा, ताप्ती और माही पूर्व से पश्चिम की ओर ही प्रभावित होती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। तो इस कारण आप क्या कहेंगे, दोनों बात पूरी तरह से गलत है। क्या है, दोनों बातें पूरी तरह से गलत। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? बताओ भाई, इनमें से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? तो नर्मदा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र होगा कि माही नदी का होगा कि गोदावरी का होगा कि कृष्णा नदी का होगा? तो सही उत्तर तो आप कहेंगे गोदावरी का ही होगा। किसका होगा? गोदावरी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है। कहा? तो महाराष्ट्र के नासिक से, त्र्यंबक पहाड़ियों से ये निकलती हैं, ठीक है ना, महाराष्ट्र के नासिक से। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो आप देखेंगे नर्मदा, कावेरी, ताप्ती, महानदी। अब बताओ नदी बेसिन, बेसिन जानते हो ना आप सभी लोग? अरे वही बेसिन जिस पर आप अपने घर पर हाथ धुलते हो ना, यही है ना। आप चाहे यहाँ हाथ धुलो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ आकर, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, पानी जाएगा तो यहीं से जाएगा। तो उसी को गंगा नदी बेसिन, या आपके कहा गया कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से नदी घाटी बेसिन सबसे बड़ा है? बताओ भाई कौन सा होगा? तो जाहिर सी बात आप कहाँ आएंगे, तो आप घूम फिर करके महानदी घाटी के पास ही आएंगे। महानदी का यहाँ पर वर्तमान में इन चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? तो महानदी है। कहा गया महानदी का विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश पर फैला हुआ है, जबकि नर्मदा नदी का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र में है। और कावेरी नदी बेसिन का कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में फैला हुआ है। ताप्ती का मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात में फैला हुआ है, याद रखना। कहा गया भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन है? तो महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन, गोदावरी या आपका कावेरी? बताओ भाई। अब गलत करोगे तो आप खाओगे। तो गोदावरी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। क्या है? दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। और गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका होगा? जल्दी से बताएं। सबसे बड़ा, और तो प्रायद्वीपीय नदियों में तो सबसे बड़ा नदी बेसिन अपवा माना जाता है गोदावरी को, लेकिन भारत का सबसे बड़ा गंगा नदी को, गंगा नदी बेसिन को माना जाता है। इंपॉर्टेंट। और प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी माना जाता है। और दूसरा भी है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी? प्रायद्वीपीय भारत में, ये चित्र आपके नजरों में एकदम बैठना चाहिए। कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी या महानदी? तो क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी नदी है, जो लगभग 1465 किलोमीटर की है। कितनी? 1465 किलोमीटर की है, ठीक है ना। इसी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, इसी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। भारत की दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैंने बताया ये आपके त्र्यंबक की पहाड़ियों से, महाराष्ट्र के नासिक के पास से त्र्यंबक की पहाड़ियों से ये निकलती हैं, ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए आप परेशान ना होना। और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा और ये सारी नदियां आपकी जो है ये अमरकंटक से निकल रही। आगे बढ़ते हैं। कहा गया प्रायद्वीप भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो भाई कावेरी नदी, अरे सॉरी गोदावरी नदी है, ठीक है ना। बताओ भाई सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? तो गोदावरी। बता दिया गया, वही उत्तर प्रश्न था। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है, प्रायद्वीपीय की बात आ गई है, तो घूम फिर कर कहाँ जाएंगे आप? गोदावरी के पास जाएंगे, गोदावरी के पास ही जाने वाले हैं। अच्छा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार ये भी बता दिया करो कभी कभी कि मैम क्लास कैसी लगती है ना। अच्छी लगती है तो एक कमेंट तो कर सकते हो प्रभु जी, है ना। और गुस्सा तो होना नहीं है आपको किसी भी बात पर, क्योंकि आपको सिर्फ बताया और समझाया जा सकता है ना। आपके साथ जोर जबरदस्ती ना हम कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है। यहाँ तक कि आपके पेरेंट्स भी नहीं कर सकते हैं। बस आपको चीजें बताई जा सकती हैं, समझाई जा सकती हैं। आगे आते हैं। आगे कहा गया है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिएगा। वंशाधर या वंशाधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पिन्नार कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? अब आप फंसेंगे। बताओ भाई, अब गोदावरी की सहायक नदियों में कौन कौन सी हैं? जल्दी से बताओ।
आप सभी लोग बताएं भाई कौन कौन सी होंगी। मैंने तो बता रखी हैं, कल मैंने पढ़ाई थी तो गोदावरी नदियों के बारे में बताया था कि प्राणिता, वेनगंगा, पेनगंगा ना, मानेर, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, पूर्णा, परवा, दूधना, ये सब आपकी गोदावरी की सहायक नदियों के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें कौन कौन सी होंगी? तो आपको प्राणहिता तो मिल गई, इंद्रावती भी मिल गई, लेकिन आपको बाकी तो कुछ नहीं मैंने बताया था, तो बाकी है भी नहीं, ठीक है ना, याद रखना। आगे कहा गया किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? नर्मदा, सोन, चंबल, ताप्ती। तो आप क्या बताने वाले हैं? तो आप आंख बंद करके क्या लगाएंगे? चंबल। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, यमुनोत्री से निकलती है आपकी यमुना, यमुनोत्री के बंदर पूछ के, और मिलती है किससे? गंगा से। कहां पर? प्रयागराज में। और यहीं पर चंबल, सिंध, बेतवा, केन आकर मिलती है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन ना, ये नदियां, इनकी सहायक नदियां यही चार मानी जाती हैं, ठीक है ना, याद रखना। यमुना नदी पर तो आप बता सकते हैं चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार के पास से निकलती है, महू के निकट से, ठीक है ना, और ये उत्तर मुखी होकर महाखंड से बहती है। क्या करती? महाखंडों से ये बहती है। आगे कहा गया निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिएगा, और कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है? पूर्वी घाट। लो भाई, ये चित्र आपके दिमाग में इतनी बार बैठना चाहिए कि इस वाले घाट से निकल रही, ना कि इस वाले घाट से। कहा गया ब्राह्मणी, नागावती, नागावली, सुवर्ण रेखा, वंशधारा। बताओ भाई, सुवर्ण रेखा तो निकल रही है ना, तो जहां जहां पर तीन है तो ये दो तो कट्टू कट्टू हो गए। अब दो ऑप्शन में आपको डाउट होना चाहिए, बताएं कौन सा ऑप्शन होगा। आप ऐसे करके भी किन्हीं किन्हीं चीजों को क्लियर कर सकते हैं, जल्दी से बताओ। ब्राह्मणी और सुवर्ण रेखा नदी का उद्गम, अच्छा पश्चिम से, पूरब से कहा निकलेगी ये? हाँ, ये तो आपके रांची के पठार से निकलती है ना, तो ये तो पूर्वी घाट से नहीं निकलती ना, सॉरी सॉरी, हाँ पूरब से निकलती, लेकिन पूर्वी घाट से उसका उद्गम स्थल नहीं है ना। देखो मैंने केवल पूरब पढ़ा था ना, इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि आपका झारखंड वगैरह भारत का पूर्वी हिस्सा माना जाता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो आपकी ब्राह्मणी और सुवर्ण रेखा तो आपके कहाँ से? रांची के पठार से निकलती हैं होता है, जबकि नागावली और वंशाधर आपके पूर्वी घाट से निकलती हैं। तो क्या नागावली और वंशाधर, 2 और 4 कहाँ सही होंगे? लो भाई, 2 और 4 यहाँ पर सही होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया कि मलगेर नदी का उद्गम स्थल है बैलाडीला, कहा गया अबुझ माठ पहाड़ी, या केश काला घाटी, या आपके झीरम घाटी। और मैं फिर ये बात कहूंगी कि उन बच्चों तक जरूर ये क्लास शेयर करें जिनके लिए ये बनाई जाती है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे मलगेर नदी का उद्गम स्थल बैलाडीला पहाड़ी पर, यह नदी सबरी नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। यह नदी कहाँ? सबरी नदी पर मिल जाती है, तो ये उत्तर एकदम सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको मिलान करना है। अच्छा, जोक नदी किसकी मैंने सहायक नदी बताई थी? अच्छा, इनको मिलान करना है, बताओ भाई। कहा गया मांड, बनास, जोक, केलो। कहा गया लुडेंग पहाड़ी, कहा गया सोनबेरा पठार, देवगढ़ पहाड़ी, या आपके मैन पाट। कहां से कौन सी नदी निकल रही है? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएं क्या सही होगा। देखो, आपका मांड जो है आपके मेन पार्ट से निकल रही है, और जो आपकी बनास है वो देवगढ़ पहाड़ियों से, और जोक जो है आपकी वो कहां से? तो आप कहेंगे सोनबेरा पठार से, और केलो आपके लुडेगा या लुडोग पहाड़ियों से। तो बी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया तवा किस नदी की सहायक नदी? नर्मदा की है। तवा नदी इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो। नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तवा नदी है, ठीक है ना, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है मांद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? बता दो भाई, कौन सा धार्मिक स्थल है? तो आप कहेंगे चंद्रहासिनी देवी का धार्मिक स्थल है, ठीक है ना। चंद्रहासिनी देवी का आपका क्या है? धार्मिक स्थल है। आगे आज का लास्ट क्वेश्चन। कहा गया एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की रचना योजना में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के किस
उप विभाग में रखा जाता है? बताओ भाई, किस उप विभाग में रखा जाता है? तो आप कहेंगे उत्तरी दक्कन पठार में। कहां पर? उत्तरी दक्कन पठार में रखा जाता है। ये क्लास जो जितने भी क्वेश्चन बचे थे मैंने आज के करवा दिए हैं। आज की क्लास के लिए थैंक यू, है ना। आप यहाँ तक वॉच करते हो इसके लिए भी थैंक यू ना। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी लोग क्लासों को शेयर कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ईमानदारी से इन क्लासों को जरूर शेयर करें, बहुत अच्छा लगेगा जब आप शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अन्य नदियों के साथ आएंगे ना। अगला जो होगा आपकी अन्य नदियां, भारत की जितनी नदियां बची उनके बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।